Welcome back to our channel Veer Stories. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। जब 146 कशिश और रेचल की बातें। अब तक आपने पढ़ा कि जहां एक तरफ कशिश रणविजय के बर्थडे की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रेचल पर बुरी तरह वार हो रहा था और कशिश बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। अब आगे कशिश जानती थी कि यह बहुत ही हार्श मूव है कि वह रेचल को ये सब बर्दाश्त करने दे रही है, मगर लोग हमेशा भोले भाले बनकर नहीं रह सकते। एक पेनफुल लेसन ही उसे जिंदगी भर के लिए याद दिलाएगा कि जो उसे मिला है वह इतनी आसानी से नहीं मिला है। उसने अपना फोन साइड में फेंका और अपने बेड के बगल में खाली स्पेस को देखा। रणविजय अभी भी उससे मिलने के लिए नहीं आया था। वह रणविजय के पास जाने वाली थी, उसे यह कहने के लिए कि वह थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन तभी अचानक जो फोन उसने साइड में रखा था वह बजाने लगा। वह सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर उसने फोन उठा लिया। मिस कशिश, वह लड़की बहुत ही बुरी सिचुएशन में है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और वह अकेली बीच पर बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में इसी वक्त कूद जाएगी। एक सीरियस आवाज फोन की दूसरी तरफ से सुनाई दी तो कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, मेक श्योर करना कि वह सेफ रहे और मुझे उसकी लोकेशन बताओ, मैं अभी वहाँ पर आती हूँ। ऑलराइट। फोन कट करने के बाद कशिश ने कपड़े बदले और कैजुअल कपड़े पहने और फिर खिड़की के बाहर देखा और एक लाल लेदर जैकेट पहन लिया। उसके बाद वह ऊपर स्टडी रूम में गई। रणविजय की इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी जर्मन ब्रांच के साथ। जब कशिश इसी तरह अंदर आ गई और उसने कहा, रणविजय मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम सो जाना अपना काम खत्म करने के बाद, ओके। रणविजय ने आवाज सुनकर अपना सर एंट्रेंस की तरफ घुमाया और उसकी नजरें तुरंत कशिश की आउटफिट पर गई। कशिश ने एक टाइट ब्लैक जीन्स, एक व्हाइट क्रॉप टॉप और लाल कलर की लेदर जैकेट पहनी हुई थी। उसका वह बेडेस लुक जो ओल्ड मिस्टर वर्मा की बर्थडे पार्टी में उसने बेंगलुरु में देखा था, उसने काफी गहरा इंप्रेशन छोड़ा था रणविजय के दिमाग पर। और फिर कुछ दिनों पहले ही यह रावत ग्रुप में वह आदमी का सूट पहन कर गई और सक्सेसफुली उसने एक खूबसूरत लड़की का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और अब वह फिर से ऐसे कपड़े पहन रही है। रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसने अपने लैपटॉप स्क्रीन पर टाइम देखा और धीमी आवाज में पूछा, रात के 10 बजे रहे हैं, कहाँ जा रही हो तुम? मैं कंपनी के काम से जा रही हूँ। इस तरह के कपड़े पहनकर काम के लिए जा रही हो? रणविजय ने सीरियस टोन में पूछा। काम के लिए नहीं, किसी से मिलने के लिए। इतना कहकर कशिश उसके पास आए और उसके फोरहेड पर हल्का सा किस कर दिया। रणविजय ने अपने हाथ उसकी कमर के आसपास लपेट लिए और उसे पूरी तरह से बाहर जाने के लिए तैयार देखकर वह जानता था कि उसे जाने देना होगा। मैं निशांत से कहता हूँ तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, काफी लेट हो गया है, उसे परेशान मत करो, मैं खुद ड्राइविंग कर लूंगी और मैं ड्राइविंग काफी अच्छी कर लेती हूँ, इसलिए टोटली सेफ है, कशिश ने कहा और उसे भरोसा दिलाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई और गाल पर एक हल्की किस करते हुए उसकी बाहों से आजाद होकर तुरंत बाहर भाग गई। उसे जाता हुआ देखकर रणविजय ने अपनी नजरें वापस घुमाई और अपने फोन से निशांत को फोन किया। वही बड़े से ब्राइट मीटिंग रूम में जर्मनी के हाई राइज बिल्डिंग में सारे एग्जीक्यूटिव हैरानी में बड़ी सी स्क्रीन पर देखे जा रहे थे। क्या वह एक लड़की थी? क्या उनके सीईओ एक लड़की के साथ रहते हैं? क्या उनके सीईओ की कोई गर्लफ्रेंड है? अब भले ही उन्होंने बस उस लड़की की साइड प्रोफाइल देखी थी, मगर उन्हें समझ में आ गया था कि वह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, एक खूबसूरत फिगर के साथ। वो सब लोग अपने अपने सेंसस में आ गए थे, मगर अभी भी थोड़े शॉक में थे। मगर रणविजय ने ऐसे नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और कोल्डली कहा, कंटिन्यू। वहीं नीचे जाकर कशिश ने अपनी गाड़ी शुरू की। उसकी इंजन की आवाज आए और फिर रेसिडेंशियल एरिया से निकलते हुए शहर में पहुंच गई। शवरस के पास कशिश की गाड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी और फाइनली सरवन के पुराने रोड पर पहुंची। मेन शहर से समुद्र के किनारे बीच पर पहुंचने में यूजुअली 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था, मगर कशिश वहां सिर्फ और 40 मिनट में ही पहुंच गई थी। एक छोटा सा केबिन था बीच के किनारे में और जब कशिश ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो उसे रेचल दिखाई दिए, जो नीचे जमीन पर पूरी तरह से भीगी हुई बैठी हुई थी। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे जिनमें से पानी गिर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वह नीचे बैठे हुए अपने घुटनों को गले लगाए हुए लगातार कांप रही थी, ऐसा जैसे पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया। जब दरवाजा खुला और बाहर की बारिश अचानक से तेज हो गई और एक ठंडी हवा अंदर आई, जिसकी वजह से रेचल की बॉडी अपने आप और भी ज्यादा कांप गई। शोर सुनकर उसने अपना सर उठाया।
कुछ दिनों पहले ही ऑर्फनेज में कशिश से बात करते वक्त अपने गाने का नाम लेते वक्त उसकी आंखों में दुनिया भर की चमक थी, लेकिन अब उसकी आंखें बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। कशिश की भौहें उसे इस हालत में देखकर सिकुड़ गई और उसने कहा, तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 3 सालों से ज्यादा से हो और अपनी मॉम के साथ जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही थी बचपन से रह रही हो। तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसे ही है। क्या तुम इतना सा भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो? मैंने सचमुच तुम्हें कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया था। उसके शब्द बहुत ही ज्यादा ब्लंट और कड़वी सच्चाई से भरे हुए थे और कशिश, जिसे कभी भी लोगों को समझाने की आदत नहीं थी, वह ऐसे ही बोलते थी। रेचल ने उसकी बातें सुनी तो उसके भी चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, तो मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, प्लस एंटरटेनमेंट में ही रही और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि तुमने अंदाज लगाया था, और अब मैं इस हालत में हूँ तो तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। मगर कशिश ने बिल्कुल बिना किसी एक्सप्रेशन के दरवाजे के पास जाकर एक टॉवल उठाते हुए उसे देते हुए कहा, इतने सालों में तुमने एक बहुत ही आसान जिंदगी जी है और शायद कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल लाइफ रही है तुम्हारी। प्रॉब्लम्स तुम तक पहुंचती उससे पहले ही तुम्हारी मॉम उन्हें हैंडल कर लेती थी और उसके बाद ललित करने लगा, इसलिए तुम्हें कभी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए अब तुम ये छोटा सा प्रॉब्लम और छोटी सी परेशानी भी हैंडल नहीं कर पा रही हो। रेचल ने वह टॉवल पकड़ा जो कशिश ने उसकी तरफ फेंका था और उसका चेहरा बिल्कुल भूत की तरह सफेद पड़ा हुआ था। क्या ये छोटी सी परेशानी है? हाँ, मैं मानती हूँ कि बचपन से ही मेरी मॉम ने मुझे बहुत प्यार से पाला और मुझे बिगाड़ दिया है और मुझे कभी अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ी। मुझे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने और गाना गाने के अलावा और कुछ नहीं आता। मेरी मॉम के इस दुनिया से जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई हो। सिर्फ ललित ही मेरे साथ था, सिर्फ इस दुनिया में मेरा इकलौता सपोर्ट। मैंने उस पर इतना ज्यादा भरोसा किया और देखो उसने मेरे साथ क्या किया। उसने मेरे ही काम को अपना नाम दे दिया, यहाँ तक कि मेरे ऊपर केस भी कर दिया और अब मैं अकेली हूँ तो मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? वह इंटरनेट पर सारे कमेंट्स मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं? बताओ मुझे, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो मेरी मदद कर पाएगा या फिर कोई रास्ता है मेरे सामने? तो तुमने हार मान लिया, तो इसके बाद क्या तुम अपनी जान ले लोगी और अपनी मॉम के सामने भगवान के पास जाकर कहोगे तुमने उन्हें लेट डाउन कर दिया? तुम छोटा सा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए और सब कुछ बर्बाद कर दिया और उनके खुद के स्टूडेंट ने तुम्हारी जान ले ली, तुम्हारा खुद का म्यूजिक इस्तेमाल करके। यही बात है, उन्होंने तुम्हें म्यूजिक सिखाया तक कि तुम अच्छे से जी सको, बहुत अच्छी लाइफ जी सको, ना कि म्यूजिक को और अपने आप को बर्बाद करने के लिए। या फिर शायद म्यूजिक के लिए तुम्हारा प्यार इतना छोटा है कि तुम कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हो, या फिर इंटरनेट पर जो लोग कह रहे हैं वह सही बोल रहे हैं कि वह सारे गाने और सब कुछ तुम्हारा था ही नहीं। कशिश भी सिमिलर हालातों से होकर गुजरी थी और वह जानती थी कि धोखा मिलने पर कैसा महसूस होता है और कैसा लगता है जब पूरी दुनिया आपको अकेला छोड़ दे। लेकिन जब रेचल ने उसके शब्द सुने तो उसने ना में सर हिलाया और फिर जल्दी से बोली, नहीं, वह मेरा है, वह सारे गाने मेरे हैं, वह सॉन्ग मैंने अपनी मॉम के लिए लिखा था। मैं उन्हें दिखाना चाहती थी कि मैं वह सारी चीजों की बहुत रिस्पेक्ट और अप्रिशिएट करती हूँ जो उन्होंने मेरे लिए की है। मैं उन्हें ब्लेम नहीं करती, मैं और कोशिश करूंगी, मैं म्यूजिक बनती रहूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने आप को उनके सामने प्रूव करूंगी, उन्हें दिखाऊंगी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये सब सुनकर कशिश उसके बगल में जाकर बैठते हुए बोली, तो अब क्या करना है? उसके शब्द कैजुअल थे मगर उनमें थोड़ा सा सार्केजम भरा हुआ था। रेचल बस उसकी तरफ देख रही थी और उसे पता था कि कशिश उसकी बेवकूफी का मजाक उड़ा रही है। वह मजाक उड़ा रही है कि वह अपनी मॉम के लिए सब कुछ करेगी, अपने आप को प्रूव करेगी, बेस्ट म्यूजिक क्रिएट करेगी, लेकिन अब उसने अपना सॉन्ग भी खो दिया है जो उसके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल था और उसके पास उसे वापस हासिल करने का कोई तरीका भी नहीं है। आखिर में वह बस उस एक्सट्रीम लेवल को बर्दाश्त कर सकती थी, तो वह सचमुच अब क्या करेगी? अब वह कर भी क्या सकती है? खोए हुए रेचल ने ना में सर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता, मुझे सचमुच नहीं पता कि मैं क्या करूं। मैं और क्या कर सकती हूँ खुद। कियारा के पास पल्स एंटरटेनमेंट है उसका साथ देने के लिए और ललित भी अब मेरा साथ छोड़ चुका है, तो मैं अब क्या करूंगी? मैं कैसे उनसे लड़ सकती हूँ? रेचल के हारे हुए चेहरे को देखकर कशिश ने फाइनली एक गहरी सांस छोड़ी और खड़े होते हुए बोली, अपने आप को साफ कर लो, चलो मैं तुम्हें राइट दे देती हूँ। कशिश की टोन सख्त थी और वह इनकार करे इस बात का कोई जगह ही नहीं थी। रेचल ने उसकी तरफ थोड़ा कंफ्यूजन में देखा तो कशिश देखकर बोली, क्या देख रही हो तुम? उसकी आवाज सुनकर रेचल होश में वापस आए और अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए उसने बिना सोचे समझे पूछा, क्या तुम मिक्स रेस हो? क्या तुम्हारी मॉम इंडियन नहीं थी?
कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से रेचल ने ये सवाल क्यों पूछा, लेकिन उसने सिंपली जवाब दिया नहीं। और फिर वह दरवाजे के पास गई और उसने खोला तो बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, जो धीमी हो गई थी। एक बार गाड़ी में बैठ जाने के बाद गाड़ी कशिश ने शुरू की। जब उसने देखा कि रेचल पीछे बैठने जा रही है तो उसने कोल्ड आवाज में कहा, सामने आकर बैठो। पीछे का दरवाजा बंद करने के बाद रेचल फ्रंट सीट पर आकर बैठी तो कशिश ने उसे एक एक्स्ट्रा जैकेट जो वही रखी हुई थी गाड़ी में वह दी और कमांड दिया, सीट बेल्ट लगा लो। रेचल ने साइलेंटली वह जैकेट पहन ली और अपनी सीट बेल्ट लगा ली। तो फिर कशिश ने फाइनली ड्राइविंग शुरू की। रात के वक्त और भारी बारिश की वजह से रोड थोड़े से स्लिपरी थे और वह समुद्र और तेज हवाओं की वजह से थोड़ा सा अच्छा हो गया था। वह लोग उस रोड पर आगे बढ़ रहे थे जो सिटी सेंटर की तरफ जाता था और कशिश ने गाड़ी की खिड़की नीचे कर दी तो एक ठंडी हवा तुरंत गाड़ी के अंदर आई, जिसकी वजह से रेचल ने उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखा। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें छोड़कर क्यों ना चला जाए, तुम्हें अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होना होगा फिर से खड़ा होने के लिए। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी खुद की है और कैसे उसे जीना है ये तुम्हारे ऊपर है, इसलिए किसी और के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है कि तुम अपने ऊपर डिपेंड करो। रेचल उसकी तरफ देख रही थी और कशिश का चेहरा बिल्कुल शांत और रोड पर फोकस था। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने आप को दूसरों से अलग कर लो और या फिर किसी पर कभी भरोसा मत करो। मुझे बस लगता है कि वह लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और जब तुम किसी के ऊपर डिपेंड होना या फिर भरोसा करना चुनो तो तुम्हें शुरू से ही तैयार होना चाहिए कि कभी ना कभी शायद वह भरोसा भी टूट भी सकता है। अपने आप को स्ट्रांग बनाना ताकि एक दिन अगर कोई तुम्हें अचानक से छोड़कर भी चला जाए तो तुम अपने आप इस दुनिया में सरवाइव कर सको। रेचल चुपचाप कशिश की बातें सुन रही थी। वह हैरान थी। भले ही कशिश के एक्सप्रेशन शांत थे मगर रेचल देख सकती थी कि कशिश की यह बातें और असली फीलिंग्स पूरे दिल से निकली है। लेकिन अपनी सिचुएशन को देखते हुए रेचल को ऐसा लगा रहा था जैसे उसका दिल एक अंधेरी की खाई बन चुका है और जहाँ पर सिर्फ उदासी और सफोकेशन ही है। उसने अपना सर बाहर की तरफ घुमाते हुए कहा, तुम हर बात को लेकर सही हो मगर मेरी कर्ट सिचुएशन। रेचल अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही गाड़ी के इंजन की तेज आवाज आए और वह गाड़ी जो बहुत ही आसान तरीके से नॉर्मल स्पीड में आगे बढ़ रही थी अचानक से बहुत तेज हो गई, बिल्कुल गन की गोली की तरह। रेचल अपने आप सिर पर पीछे की तरफ हो गई और उसका सर टाइटली हेडरेस्ट पर लगते लगते बचा। गाड़ी की खिड़कियां खुली हुई थी और तेज हवा और उसके साथ साथ बारिश का पानी भी गाड़ी के अंदर आ रहा था। रेचल ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर तेज हवा लग रही थी और वह लगभग डर के मारे सफेद पड़ चुकी थी। उसने किसी तरह खुद को संभाल कर सर के ऊपर लगे हुए हैंडल को पकड़ा और पैनिक में मुड़कर कशिश की तरफ देखने लगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चैप्टर 147 रेचल के लिए कॉन्सेप्ट। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश रेचल से मिलने के लिए पहुंचती है और उसे समझाती है और अपने साथ लेकर कहीं जा रही होती है। अब आगे अचानक कशिश ने गाड़ी की स्पीड इतना ज्यादा बढ़ा दी कि रेचल बहुत ही ज्यादा डर गई और उसने अपने सर के ऊपर के हैंडल को टाइटली पकड़ लिया और कशिश की तरफ पैनिक में देखने लगी। कशिश के लंबे बाल जो खुले हुए थे वह हवा की वजह से उड़ रहे थे। उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस और कोल्ड था और उसके आसपास से एक क्रूएल ऑरा निकल रहा था जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और कोई एक बार उसकी तरफ देख ले तो नजरें घुमा नहीं सकता था। जब भी पहले वह लोग मिलते थे उसमें या तो कशिश कभी फॉर्मल बिजनेस अटायर या फिर फॉर्मल वे में होती थी, मगर आज रात उसने मन में अपनी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल दी थी। क्या तुम थोड़ी सी गाड़ी स्लो करोगी? रेचल ने बहुत ही मुश्किल से कहा और उसकी आवाज हवा की वजह से थोड़ी धीमी हो गई थी, मगर कशिश सुन सकती थी। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है क्या? रेचल अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही कशिश ने स्विफ्टली ट्रेनिंग व्हील लेफ्ट की तरफ घुमाई और गाड़ी ने एक शार्प टर्न लिया जिसकी वजह से रेचल की बॉडी कशिश की डायरेक्शन में गिरने लगी, मगर सीट बेल्ट लगाने की वजह से वापस अपनी जगह पर आ गई। रेचल का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया था। वह गाड़ी के कोने में चिपकी हुई थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। कशिश ने गाड़ी बिल्कुल स्लो नहीं की, मगर रेचल ने किसी तरह खुद को शांत किया और फिर अपना सर उठाते हुए आगे रोड की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर में उसे पता चलेगा कि रोड छोटी होती जा रही है और उसके आसपास से जंगल का एरिया बढ़ने लगा है। अगर वह लोग थोड़ा भी केयरलेस हुए तो गाड़ी किसी भी वक्त गिर सकती थी, मगर कशिश का गाड़ी स्लो करने का कोई टेंशन नहीं नजर आ रहा था। मिस कशिश, आगे बहुत सारे शार्प टर्न हैं और गड्ढे भी। इंजन और भी तेजी से आवाज हुआ और यह गाड़ी के ब्रेक्स लगने की तेज आवाज उस शांत रात में गूंजी। गाड़ी की स्पीड उन छोटे छोटे रास्तों पर भी कम नहीं हुई थी।
रेचल दरवाजे के कोने में पूरी तरह से चिपक गई थी और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वह पहाड़ की चोटी पर खड़ी है और उसका वेट गाड़ी को खाई में गिरा सकता था। वह गाड़ी के कोने में पूरी तरह से चिपकी हुई थी। गाड़ी मुड़ी और उसकी बॉडी लेफ्ट की तरफ मुड़ गया अचानक झटका लगने से। इस मोमेंट पर रेचल को ऐसा फील हो रहा था जैसे वह एक बार मरकर वापस जिंदा हुई है, मगर वह अपनी सांस ले पाती उससे पहले ही एक और शार्प मोड़ आया और तेज आवाज के साथ शार्प ब्रेक्स की आवाज हुई और टायर्स और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन था और उसके साथ रेचल की चिंता। जब रेचल को बहुत देर बाद एहसास हुआ कि गाड़ी स्लो डाउन हो गई है और स्मूथली चलने लगी है तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने बिल्कुल चमकता हुआ शहर था। बारिश के बाद एक हल्की सी धुंध जैसी रोशनी वहां फैल गई थी और वह छोटी छोटी लाइट से उस फोग में फ्लिकर हो रही थी। वह टेंशन और एक्साइटमेंट जो जिंदगी और मौत के साथ खेलने का था वह धीरे धीरे शांत हो गया। शहर की रोशनी जिसे उसने आपसे पहले कोई बार देखा था वह आज उसे काफी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर जिंदगी और मौत के चैलेंज के अलावा और कुछ नहीं होता है। अगर तुम डर गई तो तुम हार जाओगी, कशिश ने कहा और गाड़ी की खिड़कियां ऊपर कर दी। कशिश के सामने छोटी छोटी लाइट्स को देख रही थी और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, ये तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दिया है वही तुम्हारे लिए काफी है। एक ऐसा टूल जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगा और जो भी जरूरी हो तो तुम उसे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकती हो। ये सुनकर रेचल की आंखें तुरंत फ्लिकर हुई। उसके हाथ की पकड़ से बेल्ट पर टाइट होती जा रही थी। उसने अपने लिप्स तेजी से दबाए और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। पहले पहले सिर्फ उसके आंसू बह रहे थे, फिर धीरे धीरे सिसकियों की आवाज और फिर उसके रोने की आवाज बहुत ज्यादा तेज हो गई। कशिश ने आगे कुछ नहीं कहा। पूरी गाड़ी में रेचल की रोने की आवाज में सुनाई दे रही थी और उसके गिल्ट और उदासी की फीलिंग्स भरी हुई थी और वह अपने ही किए पर पछता रही थी कि वह कितनी ज्यादा बेवकूफ और एरोगेंट थी। पास्ट में उसने अपने अंदर की हेल्पलेसनेस और उदासी को कंट्रोल कर लिया, मगर अब वह अपने सारे इमोशंस को इस वक्त निकलने दे रही थी और एक बार उसके इमोशंस बाहर आ गए तो शायद अपने आप को शांत कर पाएगी। गाड़ी धीरे धीरे आकर रेचल के विला के सामने रुकी। रेचल ने उसे घूरकर देखा जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था। उसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ कशिश ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था और फिर उसकी तरफ मुड़कर देखा और उसकी आंखें लाल फूली हुई थी और चेहरा बिल्कुल लाल पड़ा हुआ था। वह तब तक रोती रही जब तक उसकी सांसें नहीं फूल गई थी। जाओ घर जाओ, अच्छे से बात लो और अपने आप को फ्रेश करके साफ कपड़े पहन लो वरना ठंड लग जाएगी, कशिश ने कहा। मगर रेचल हिली नहीं तो कशिश भी बैठी रही और चुपचाप उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद रेचल ने की गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को देखा। थोड़ी देर बाद उसने एक और गहरी सांस ली और कशिश की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कशिश का चेहरा अभी भी इंडिफरेंट था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। अब तुम मेरे ऊपर डिपेंड होने का कोशिश कर रही हो? रेचल ने नामे सर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, मैं सब शुरू से शुरू करना चाहती हूँ और वह वापस लेना चाहती हूँ जो मेरा है और भी ज्यादा मेहनत करना चाहती हूँ। मैं अपने सपनों की तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहती हूँ और अपनी मॉम को प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं उनका प्राउड हूँ, उनकी शर्मिंदगी नहीं। मिस सक्सेना, कर्ट सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है। मुझे एक एजेंट की जरूरत है जो मेरे लिए स्ट्रेटेजीज बनाए। अगर मेरी वैल्यू बढ़ गई तो हम दोनों को इक्वली फायदा होगा। अगर आप इस क्राइसिस में मेरी मदद करती हैं तो आई प्रॉमिस कि मैं आपको वह और आपकी कंपनी को वह रिकॉग्निशन दिलवाऊंगी जो आपको मिलना चाहिए और आपका बहुत पैसा कमाने में मदद भी करूंगी। ये सुनकर एक ग्लिंट कशिश की आंखों में दिखाई दी और वह हल्का सा मुस्कुराए। उसकी पतली उंगलियां लाइटली स्टीयरिंग व्हील पर टेप कर रही थी जैसे वह कुछ कॉम्प्लिकेटिंग सोच रही हो, और वही रेचल ने अपने हाथों की टाइटली मुठ्ठियां बनाई हुई थी और बेचैनी से उम्मीद में कशिश की उंगलियां को देखते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद कशिश की कुल आवाज से धीरे से सुनाई दी, ये सचमुच काफी बड़ा टेम्पटेशन है, मगर तुम्हारा प्लान क्या है जिसकी वजह से तुम वापस सब कुछ हासिल कर लोगी और मुझे पैसे कमाने में मदद करोगी? रेचल ने उसकी तरफ देखकर आईब्रोज उठाए और उसकी आंखें समझदारी से चमक रही थी, मगर कॉन्फिडेंटली अपना सर उठाते हुए कहा, मुझे कैसे पैसे कमाने वाली एक मशीन बनाना है यह अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जहां तक बात रही मेरे एजेंट और बॉस की, वह तो आप अपने कार्ड खेलकर डिसाइड कर सकती है। अगर आपने इस मौके का फायदा ठीक से नहीं उठाया तो काफी बुरी बात होगी। रेचल के कॉन्फिडेंट लुक को देखकर कशिश ने हल्की मुस्कुराहट दी और फिर अपने सामने के विला को देखते हुए सॉफ्टली पूछा, क्या मैं अंदर चल सकती हूँ? रेचल की आईलैशेस हल्की सी कांप गई और उसकी टेंस बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो गई।
मैं भी इसी का इंतजार कर रही थी, उसने कहा, और वही विला के अंदर के एनवायरनमेंट देखकर नहीं लग रहा था जैसे वह किसी लड़की का घर हो। पूरा लिविंग रूम, कॉफी टेबल, कैबिनेट, टीवी, फ्लावर पॉट्स, वहाँ पर पेपर के पीसेस और पेपर के मोड़े हुए बॉल्स भरे हुए थे। गिटार, वायलिन, फ्लूट, पियानो और भी कई छोटे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चारों तरफ बिखरे हुए थे। कुछ उसमें तो ऐसे थे जिनका नाम भी कशिश नहीं जानती थी। यह उस लेवल का मैस था जैसे कोई जबरदस्ती घर में घुस आया था और उसने इस जगह को लूट लिया है। सॉरी, ये थोड़ा सा मैस है, रेचल ने कहा और फ्लो से पेपर उठाने लगी। तुम्हें जाकर नहाना चाहिए और कपड़े बदलने चाहिए पहले, कशिश ने सजेशन दिया। रेचल ने उसकी तरफ देखा और वह मुड़कर जाने ही वाली थी जब अचानक से वह रुक गई और फिर वह मुड़कर कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद उसने पूछा, क्या आप फ्रेश होना चाहेंगी? कशिश ने हल्की मुस्कुराहट दी और चुपचाप उसे देख रही थी। रेचल कशिश की नजरें अपने ऊपर महसूस करके पता नहीं किस कारण से शर्माने लगी और उसने कहा, मैं बस सोच रही थी कि यह मल्टीटास्क करने का तरीका है और हम बात भी कर सकते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद कशिश ने नामे सर हिलाते हुए कहा, मुझे बात लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस एक हॉट ड्रिंक चाहिए। अगर वह घर वापस गई और यहाँ उसने क्या किया इस बारे में वह जल कुकड़ा आदमी पूछेगा तो वह क्या जवाब देगी? झूठ बोलेगी। उसकी नाक इतनी तेज है कि वो पक्का उसके झूठ को पकड़ लेगा। रेचल ने हाँ में सर हिलाया और ऊपर चली गई। 15 मिनट बाद रेचल कैजुअल कपड़े पहने हुए नीचे आए और वही कशिश ने बिखरे हुए सारे पेपर्स को फ्लो से उठाकर उन्हें काफी टेबल पर रख दिया था। इस मोमेंट पर टीवी पर एक सीन नजर आ रहा था जहां रेचल पियानो बजा रही थी और उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। उनकी माँ बालकनी में व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी और सूरज की धूप ले रही थी। वही उसके कदमों की आहट सुनकर कशिश ने एक हॉट कॉफी का कप उसकी तरफ किया जो उसने अभी अभी बनाई थी और टीवी की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैंने ये पियानो पीस पहले सुना है। रेचल ने अपने होंठ दबाए और उस वीडियो को देखा जिसमें उसकी मॉम चुपचाप बैठे हुए उसके म्यूजिक को सुन रही थी और उसके एक्सप्रेशन थोड़े से उदासी वाले हो गए। ये वर्ल्ड ऑफ लव का अर्ली वर्जन है, वह अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था और उसमें थोड़े अल्टरनेशन की जरूरत थी, इसकी वजह से मोम ने अच्छे रिव्यूज नहीं दिए थे, रेचल ने कहा। तो कशिश ने फिर से टीवी की तरफ देखा। वीडियो में दिखाई देने वाली लेडी जो व्हीलचेयर में बैठी हुई थी उनके एक्सप्रेशन ब्लैंक थे, मगर कशिश देख सकती थी कि जब रेचल उनके पीछे पीछे बैठकर पियानो बजा रही थी तो उनके इंडिफरेंस चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कुराहट थी और उनकी आंखों में प्यार और अप्रूवल भी था। वह एक्चुअली रेचल के ऊपर काफी प्राउड थी, लेकिन शायद उन्हें डर था कि उनकी तारीफें और अप्रूवल रेचल को घमंडी बना देगा और वह और मेहनत नहीं करेगी, इस वजह से शायद उन्होंने उसकी तारीफ नहीं की। दोबारा टीवी की तरफ देखते हुए कशिश ने एक हल्की मुस्कुराहट दी। इस मोमेंट पर उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और थोड़ा हैरान होते हुए जल्दी से बोली, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मैं थोड़ी सी बातें तुम्हें बताना चाहूंगी। पल्स एंटरटेनमेंट ने एक स्टेटमेंट इश्यू किया है, वह लोग शायद पब्लिकली कल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाले हैं, मगर उस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दो। और वह ललित अब जब वह इतना आगे निकल गया है तो शायद वह पल्स एंटरटेनमेंट के साथ हाथ मिला लेगा और कल वह लोग तुम्हारे कुछ और स्कैंडल्स को एक्सपोज करेंगे, तुम्हारे ऊपर बहुत गलत इल्जाम लगाएंगे, मगर उन्हें भी इग्नोर कर देना। और उसके अलावा तुम इस वीडियो की कॉपी बनकर मुझे हैंड ओवर करो और अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मुझे दो, आज के बाद से मैं उन्हें मैनेज करूंगी। कशिश ने बहुत ही जल्दी बात कर रही थी, जैसे वक्त के खिलाफ वह रेस कर रही हो, और वही रेचल भी उसी की स्पीड से चलने की कोशिश कर रही थी। उसने पेन और पेपर पर चीजें लिख ली और वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और पासवर्ड लिखने वाली थी। तभी उसने पूछा, तो फिर मुझे क्या करने की जरूरत है? गाने लिखो और भी अच्छे। मैंने अभी अभी तुम्हारे अनफिनिश्ड काम और सॉन्ग्स को इन पेपर्स में देखा है जिनमें थोड़े काम की जरूरत है, मगर तुमने ध्यान से देखो और उनमें कुछ चेंजेस करो और कुछ नए गाने लिखो। 1 महीने के अंदर तुम्हें एटलीस्ट 5 और गाने लिखने हैं। अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो किसी भी वक्त मुझे मांग सकती हो, मुझे भी म्यूजिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है और मैं कुछ लोगों को भी तुम्हारी मदद के लिए प्रोवाइड कर सकती हूँ जो तुम्हारी मदद करेंगे, कशिश ने कहा। तो रेचल ने उसकी तरफ हैरानी में देखते हुए पूछा, 5 सॉन्ग्स 1 ही महीने के अंदर? कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जो पब्लिसिटी प्लस एंटरटेनमेंट और ललित ने तुम्हारे लिए क्रिएट कर दिया उसके हिसाब से मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे लिए एक कॉन्सर्ट अरेंज करना है। ये सुनकर रेचल का पेन अचानक से फ्लो पर गिर गया और उसने कशिश की तरफ हैरानी में देखते हुए कहा, तुम क्या कहा तुमने अभी अभी? तुम मेरे लिए एक कॉन्सर्ट अरेंज करने वाली हो? कशिश ने हाँ में सर हिलाया और उसके एक्सप्रेशन अनरीडेबल थे। रेचल तुरंत खड़ी हो गई और अपने कांपते हुए हाथों से उसने काउच का हाथ पकड़ा हुआ था ताकि वह गिर ना जाए। तुम्हें गलत लग रहा है ना?
पल्स एंटरटेनमेंट और ललित सब कुछ करेंगे मेरे खिलाफ जाने के लिए, तो कितना अटेंशन वह लोग ले पाएंगे। पल्स एंटरटेनमेंट तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करने वाली है और उसके बाद क्या होगा मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। ऐसे क्रूशियल टाइम पर मैं एक कॉन्सर्ट करूं, क्या ऐसा कोई इंसान होगा जो मेरे कॉन्सर्ट की टिकट खरीदेगा? मैं ये सब करके डेफिनेटली सबकी नजरों में मजाक बनकर रह जाऊंगी। रेचल नामे सर हिला रही थी और वही यह इमेजिन करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी कि कॉन्सर्ट होने पर क्या होगा। कशिश ने अपना सर हल्का सा टिल्ट किया और उसकी तरफ नजर फिक्स करते हुए बोली, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपने आप को प्रूव करना चाहती हो? क्या तुम जंग शुरू होने से पहले ही हार मान रही हो? ये सुनकर रेचल कुछ सेकंड के लिए पोज हो गई और उसकी नजरें टीवी पर दिखाई देती अपनी मां पर गई और फिर उसने अपने लिप्स तेजी से बाइट करते हुए कहा, नहीं, मैं पीछे नहीं हटाना चाहती, लेकिन मेरी सिचुएशन को देखते हुए क्या ये सच में सही टाइम है ये सब करने के लिए? जब तक तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है बस म्यूजिक क्रिएट करने पर फोकस करो और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, कशिश ने कहा। वही कोशिश का शांत और स्टेडी डेमोनोर को देखकर रेचल भी थोड़ा शांत होने लगी और उसे भी अब उस पर भरोसा होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कशिश जब तक वहाँ है तब तक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 148 कशिश को रणविजय से पैसे चाहिए। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश रेचल को ठीक से समझती है और उसके बाद उसका कॉन्सर्ट रखने का फैसला बताती है, तो रेचल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब आगे कशिश के बिहेवियर और उसके एटीट्यूड से ऐसा लग रहा था जैसे जब तक वह वहाँ है तब तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फाइनली अपने दांत पिसते हुए उसने लगातार हाँ में सर हिलाया और उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से भरी हुई थी। ऑलराइट, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। ये हुई ना बात, कशिश ने भी हाँ में सर हिलाया और सोशल मीडिया अकाउंट और उसके पासवर्ड ले लिए जो रेचल ने लिख दिए थे। अब मुझे इस वीडियो की एक कॉपी देना, कशिश ने टीवी की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। ओके, रेचल ने कहा। तो कुछ मिनट बाद कशिश ने उससे यूएसबी को ले लिया और कोल्डली रेचल से बोली, कल सुबह स्टारलाइट इंटरनेशनल आ जाना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। ये सुनकर रेचल ने नर्वसली अपना थूक निगलते हुए कहा, तुम सचमुच मुझे साइन करना चाहती हो? कशिश ने उसे कोल्ड लुक दिया और जाने के लिए मुड़ी। अगर तुम्हें नहीं आना है तो तुम्हें नहीं आने की जरूरत है, उसने कहा और रेचल ने ये सुनकर तुरंत कशिश की कलाई पकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं आऊंगी, मुझे बस डर है कि तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा, इसलिए मैंने पूछ लिया। वेल, तो ठीक है, ऐसा करो कि मुझे रिग्रेट न हो, कशिश ने कहा। मैं डेफिनेटली तुम्हें निराशा नहीं करूंगी, रेचल बोली। तो कशिश हल्के से मुस्कुराए और जवाब दिया, यही सबसे बेहतर होगा। उसने अपना हाथ पीछे खींचा, गाड़ी की चाबी ली और दरवाजे की तरफ हो जाने लगी। तो रेचल उसके पीछे भागते हुए बोली, काफी देर हो गई है, क्या तुम आज रात यहीं रुकना चाहोगी? तो कशिश ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आधी रात से ज्यादा का वक्त बीत गया था और उसे ये भी नहीं पता था कि इस वक्त भी अगर वह घर गई तो उस इंसान को कैसे समझाएगी। वही कशिश को जल्दी से दरवाजे के बाहर जाकर गाड़ी में बैठते हुए तेजी से वहां से निकलते हुए देखकर रेचल की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों घर जाने की इतनी जल्दी में है। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली और मुड़कर अंदर चली गई। उसने कई सारी म्यूजिक सिर्फ कॉफी टेबल से उठाए और फिर अपने घर में ही बने हुए छोटे स्टूडियो में चली गई। उसने अपने बहुत सारे इमोशंस रोने के साथ निकाल दिए थे और कई सारे थॉट उसके दिमाग में चल रहे थे जो उन्हें उसे एक्सप्रेस करना था। 5 सॉन्ग्स 1 महीने में लिखना सच में कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर इतने सालों से शांत रहने के बाद वह कैसे अपनी सारी फीलिंग्स इतने सालों के बस 5 सॉन्ग्स में बात पाएगी। जल्दी ही रेचल कम्प्लीटली अपने काम में खो गई थी। वही जब कशिश अपने अपार्टमेंट लौटे तो जैसा कि उसने सोचा था, रूम की लाइट्स अभी भी ऑन थी। वह ऊपर गई और जब वह स्टडी रूम के पास से होकर गुजरी तो उसने देखा कि रणविजय अभी भी स्टडी रूम में अपना काम कर रहा है, बस उसने नाइट सूट पहन लिया था। कशिश धीरे से उसके पास कोई और उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम अभी भी क्यों जगे हुए हो? रणविजय ने ऊपर देखा और अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को बंद किया और साइड में हटते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या तुम्हें ड्राइविंग करने में मजा आया? कशिश के दिल की धड़कन ये सुनकर आगे बढ़ गई और कुछ सेकंड के बाद उसे फाइनली अपनी आवाज मिली और उसने कहा, मुझे डर था कि तुम इतनी रात को अकेली गई हो तो कहीं प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। अब पता चला कि सबसे खतरनाक तो तुम खुद ही हो। तुम पहाड़ी वाले रास्ते पर बारिश में फुल स्पीड में गाड़ी चला रही थी। कशिश, क्या तुम्हें मरने का डर नहीं लगता? रणविजय ने कहा। तो कशिश ने अपने लिप्स को लिक किया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी,
वह तो पूरे रास्ते यही सोचते हुए आई थी कि वह कैसे एक्सप्लेन करेगी कि उससे आने में इतनी देर कैसे हो गई। उसे डर था कि उसने शायद ज्यादा वक्त रेचल के साथ बिताया, इस वजह से रणविजय गुस्सा होगा, मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि असली मुसीबत तो उसका घर पर इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि उतना काफी था, कशिश ने कहा। तुम आग के साथ खेल रही थी, तुम्हें पता था ना कि जरा सा भी बैलेंस बिगड़ने पर क्या हो सकता था? रणविजय ने गुस्से में पूछा। तो कशिश को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे जवाब दे, क्योंकि रणविजय को जलन हो वह उससे भी ज्यादा खतरनाक था। थोड़ी देर बाद उसके ऊपर एक और अटैक हुआ। और उसके अलावा तुम आधी रात को एक लड़की से मिलने के लिए क्यों गई थी, और फिर तुमने उसे घर पर ड्रॉप करने के बाद उसके घर में क्या किया? रणविजय ने पूछा। जैसा कि कशिश ने सोचा था, उससे जलन हो रही थी, मगर लकीली वह जल्दी आ गई थी और सचमुच उसने कुछ नहीं किया था। हमने कुछ भी तो नहीं किया, मैं तो बस उसे अपनी कंपनी में आर्टिस्ट के तौर पर साइन करना चाहती थी और यह एक अच्छा मौका था, कशिश ने कहा। तो रणविजय की भौहें वापस में सिकुड़ गई। तो कशिश ने उसकी तरफ 2 सेकंड देखा और जल्दी से कहा, अगर इस बारे में बात की जाए रणविजय, तो क्या तुम पहले मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो? पैसे? रणवीर ने उसकी तरफ देखा। तो कशिश ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, मैं एक कॉन्सर्ट करना चाहती हूँ रेचल के लिए, मगर उसके लिए मुझे एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मगर चिंता मत करो, जब मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और काम बन जाएगा तो मैं तुम्हें डबल वापस कर दूंगी। रणविजय खड़ा हुआ और उसे बेडरूम की तरफ लेकर जाने लगा। तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? रणविजय ने पूछा। मुझे तकरीबन 200 करोड़ रुपए की जरूरत है, कशिश ने कहा। ऑलराइट, मैं तुम्हें दे दूंगा, रणविजय ने कहा। तो कशिश थोड़ा हैरान होते हुए बोली, तुम मुझ पर ऐसे ही भरोसा कर रहे हो? रेचल की सिचुएशन के हिसाब से किसी को भी लगेगा कि मैं पागल हो गई हूँ जो उसके लिए ये कॉन्सर्ट करना चाहती हूँ और यह सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। रणविजय ने कशिश की लेदर जैकेट उतारने में मदद की और उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। किसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हें पागल बोले? ये तो पॉइंट था ही नहीं। मुझे तुम पर भरोसा है, रणविजय ने जेटली उसकी तरफ देखते हुए उसके बालों को सहलकते हुए कहा। तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, और क्या तुम ऐसा कुछ करोगी जो तुम्हें डिसएडवांटेज में डाले या जिससे तुम्हारा नुकसान हो? कशिश ने मुस्कुराकर कहा, ऑफ कोर्स नहीं। तो रणविजय भी मुस्कुराया और लाइटली उसके गालों को टच करते हुए उसके फहद पर जेटली किस करके बोला, जाओ और जाकर शावर ले लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। ओके, कशिश ने हमें सर हिलाया और एक वार्म फीलिंग उसके दिल में महसूस हुई। अगली सुबह ठीक 9 बजे स्टारलाइट इंटरनेशनल के मीटिंग रूम में सब लोग कशिश के रेचल को साइन करने के फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। कशिश जो मेनन सीट पर बैठी हुई थी, उसका खूबसूरत चेहरा इंडिफरेंस से भरा हुआ था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा दिया है और हमें 11 बजे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, उसने फिर से अपने डोमिनेटिंग एटीट्यूड के साथ जोर देते हुए कहा, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। मगर यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। सबू एग्जीक्यूटिव्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनका चेहरा सीरियसनेस और गुस्से से भरा हुआ था। मिस सक्सेना, हम आपके पास्ट में लिए गए फैसलों पर कभी ज्यादा सवाल नहीं उठाते थे, मगर आपके कुछ रिसेंट एक्शंस बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेबल हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। यह एक ऑपरेटेड पीआर कंपनी थी जिसे आपने अचानक से बदलकर दूसरे ऑपरेटिंग मोड में डाल दिया। कई लोग अभी भी है कंपनी में जो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, और आप अचानक से रेचल को साइन करने की बात कर रही है। ये सचमुच अनएक्सेप्टेबल है। रेचल की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी है और उसके खिलाफ एक केस है जिसे वह पक्का हारने वाली है। इसकी वजह से आपको लगता है कि हमें नुकसान नहीं होगा। अगर हम उसे अपनी कंपनी में लाते हैं तो अब्सोल्युटली मिस सक्सेना, ये डिसीजन हमारे लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला डिसीजन साबित होगा और हमें बहुत नुकसान होगा। अगर आप एक छोटे मोटे आर्टिस्ट या फिर बर्बाद हुए आर्टिस्ट को भी साइन करना चाहती हैं तो ठीक है, मगर रेचल वह नहीं है। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। कशिश अपने नोटपैड पर पेन लेकर लिख रही थी और क्लोजली उनकी बातों पर अटेंशन दे रही थी। फाइनली जब उनकी ऑब्जेक्शन वाली आवाजें अलाउड हो गई तो उसने धीरे से बोलना शुरू किया। मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये हमारे कंपनी के प्रॉफिट में बहुत बढ़ोतरी करेगा। क्या मैंने आज से पहले कभी आप लोगों को निराश किया है? बस आप स्टॉक प्राइजेस पर नजर रखिए, और जहाँ तक बात रही रेचल की, मैं उसे डेफिनेटली साइन करूंगी। कशिश ने एक बार फिर बहुत ही सख्त आवाज में अपना फैसला सबको सुनाया। तो जहां सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ शब्द नहीं बचे थे बोलने के लिए।
इस मोमेंट पर कॉन्फ्रेंस रूम की टीवी स्क्रीन पर प्लस एंटरटेनमेंट की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई दे रही थी जो शेड्यूल थी सुबह के 10 बजे। रिपोर्टर्स ऑलरेडी पल्स एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रहे थे, यहाँ तक कि कियारा के फैंस भी अपने हाथ पर बैनर्स लिया एंट्रेंस पर स्लोगन चिल्ला रहे थे, गो कियारा, तुम बेस्ट हो, हमें हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, और उसके साथ साथ रेचल की बुराई भी। सीन काफी भीड़ भाड़ वाला था, मगर पल्स एंटरटेनमेंट को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वह लोग फैंस को ये तहलका मचाने दे रहे थे। जब ऑलमोस्ट फैंस का गला चिल्ला चिल्ला के सूख गया था, तब कमलेश्वरी कियारा को अपने साथ लेकर सबके सामने आए। रिपोर्टर्स उन्हें देखते ही तुरंत आगे की तरफ बढ़ गए और फैंस भी पीछे नहीं रहने वाले थे, वह भी सिक्योरिटी से छूटकर उनके सामने पहुंच गए। उस चोरी करने वाली रेचल को छोड़ना मत। एग्जैक्टली, प्लस एंटरटेनमेंट को उसे ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। रेचल ने ऑलरेडी आपके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, हमें तुम पर भरोसा है कियारा। कियारा का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और थका हुआ था। उसने अपने फैंस को देखकर हाँ में सर हिलाया और जिसकी वजह से और भी सिंपैथी भरी आवाजें और चीखें सुनाई देने लगी। कियारा का चेहरा तो देखो, वह कितनी बेचारी लग रही है। उसकी रेपुटेशन रिसेंटली बार बार खराब हो रही है, किसे पता कि उसने किसको गुस्सा दिला दिया है। वह बस एक सॉन्ग की वजह से थोड़ा सा खुश हुई थी, लेकिन रेचल फिर से उसके रास्ते का कांटा बनकर सामने आ गई। क्या ये बस इसलिए नहीं कि क्योंकि कियारा बहुत ही ज्यादा अच्छी है और उसने अपनी सक्सेस से दूसरों का रास्ता रोका हुआ है, इसकी वजह से ही लोगों उसे बार बार टारगेट करते रहते हैं। इस पॉइंट पर कमलेश्वरी ने काफी सुन लिया था। उसने एक नजर कियारा को देखा और फिर सबको शांत रहने का इशारा करते हुए बोली, सब शांत हो जाए, प्लीज सब शांत हो जाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप सबको अपने सवालों के सेटिस्फैक्शन वाले जवाब मिल जाएंगे, इसलिए प्लीज शांत रहिए। उसके बाद कियारा ने भी सबको शांत रहने का इशारा किया और जैसा कि उन्होंने सोचा था, फैंस अपने आप शांत हो गए। तो कमलेश्वरी ने जवाब देना शुरू किया। पहले मैं आप सारे रिपोर्टर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगी, और उन सारे फैंस को भी जिन्होंने इस मैटर पर अटेंशन दिया है और कियारा को सपोर्ट कर रहे हैं और उस पर भरोसा कर रहे हैं। जब से यह इंसिडेंट हुआ है कि कंपनी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और अब मुझे भरोसा हो गया है कि सबको पता होगा कि हमारी आर्टिस्ट रेचल ने कई सालों से नए काम को सबमिट नहीं किया था और बहुत सारे डिस्टेंट भी हुए थे कंपनी की इवेंट अरेंजमेंट में। अभी म्यूजिक प्रोड्यूसर मिस्टर ललित ने सबूत दिए हैं, ये क्लेम करते हुए कि जो भी हमारी कंपनी के आर्टिस्ट रेचल के पुराने सॉन्ग्स थे वह एक्चुअली उन्होंने ही लिखे थे, और अपनी क्लेम को प्रूव करने के लिए मिस्टर ललित ने कुछ ओरिजिनल म्यूजिक शीट भी प्रोवाइड की है, जो रेचल के वह सॉन्ग्स है जो उसके डेब्यू के टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। वह रेचल की मॉम सरीना के इकलौते पर्सनल स्टूडेंट थे और उनके काफी एहसान थे। इसकी वजह से मिस्टर ललित को लगा कि यह उनकी ड्यूटी है, जिसकी वजह से शायद रेचल को धीरे धीरे अपने ऊपर यह भरोसा होने लगा था कि वही इन सारे सॉन्ग्स की मास्टरमाइंड है। रेचल के एक्शंस ने एक बहुत ही नेगेटिव बज क्रिएट कर दिया है पब्लिक में, और उसके अलावा उसने ये सब कुछ तब किया जब वह पल्स एंटरटेनमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में थी। इसी वजह से पल्स एंटरटेनमेंट के बिहाफ पर और हमारी आर्टिस्ट रेचल की तरह से हम पब्लिक से माफी मांगना चाहेंगे। इतना कहकर कमलेश्वरी पीछे हट गई और कैमरास को फेस करते हुए उसने अपने हाथ जोड़ दिए, जिसे सुनने के बाद फैंस तुरंत चिल्लाने लगे। अगर आप सच में चाहती हैं कि हम आपकी माफी एक्सेप्ट कर ले तो प्लीज रेचल को कंपनी से बाहर निकाल दीजिए। ये सुनकर कमलेश्वर ने फिर से अपना सर उठाया और माइक पकड़कर बोली, रेचल के एक्शंस को देखते हुए मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि उसे कंपनी के फायदे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने साथी आर्टिस्ट की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की और कियारा के ऊपर गलत इल्जाम लगाए, और उसने अभी तक कंपनी या फिर पब्लिक को कोई सेटिस्फेक्शन वाला एक्सप्लेन भी नहीं दिया है। इसलिए प्लस एंटरटेनमेंट की पसंद इंचार्ज होने के नाते मैंने डिसाइड किया है कि होल्ड ऑन। तभी अचानक से एक आवाज ने कमलेश्वरी की बातों को बीच में ही रोक दिया, जिसकी वजह से कमलेश्वरी की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने उस तरफ मुड़कर देखा कि वह इंसान कौन है। तो वह जोया थी, कंपनी की और रेचल की एजेंट। क्या बात है? कमलेश्वरी ने सख्त टोन में पूछा। तो जोया ने हमें सर हिलाया और कमलेश्वरी के पास जाते हुए उसे डॉक्यूमेंट दिया और बोली, मुझे अभी मिला है ये टर्मिनेशन लेटर रेचल की तरफ से। ये सुनकर कमलेश्वरी की भौहें डिपली आपस में सिकुड़ गई और कियारा का भी चेहरा डार्क होने लगा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।